बरसों पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में धुंध से ढका हुआ एक छोटा सा गांव था, देवलगंज। ये गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा था, जहां दिन में भी धूप मुश्किल से झांक पाती थी। पेड़ों की पत्तियों पर हमेशा ओस टपकती रहती और हवा में किसी पुराने रहस्य की गंध तैरती थी। गांव के लोग अजीब थे, ज्यादा बोलते नहीं, हंसते भी कम। हर घर की दीवारों पर पुराने ताबीज और नींबू मिर्च लटके होते। बूढ़े लोग कहते थे कि ये सब धरती तले वालों से बचाव के लिए है। एक नई सुबह देवलगंज में एक जवान आदमी लौटा, अर्जुन। शहर में 5 बरस नौकरी करने के बाद वो अपने पुश्तैनी घर आया था। उसकी मां का देहांत हो चुका था और पिता अब बूढ़े व बीमार थे। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए उसे लगा जैसे हवा में कोई अनजाना साया उसके पीछे पीछे चल रहा हो। गांव की सीमा पर एक टूटी फूटी चौकी थी। वहां बैठे पंडित हरिराम ने अर्जुन को देखते ही कहा, अरे अर्जुन बेटा, लौट आया तू? रात होने से पहले घर पहुंच जा, आज अमावस्या है। अर्जुन मुस्कुराया, पंडित जी, अभी आप वही डराने वाली बातें करते हैं? पंडित ने आंखें नीची कर ली। बेटा, डराना नहीं, सच बता रहा हूं। इस गांव की धरती कुछ चाहती है। जो उसे नजरअंदाज करता है वो जिंदा नहीं बचता। अर्जुन ने हंसते हुए सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अर्जुन का घर गांव के सिरे पर था। एक पुरानी हवेली जिसके दरवाजों पर जंग लगी किवाड़ झूलते थे। आंगन में तुलसी का चौरा था, लेकिन अब सूख चुका था। भीतर दाखिल होते ही हवा ठंडी पड़ गई, जैसे दीवारें किसी अनकहे राज को अपने भीतर दबाए बैठी हों। उसके पिता रघुनाथ चारपाई पर लेटे हुए थे, कमजोर, पर आंखों में अब भी कुछ अजीब चमक थी। आ गया तू? उन्होंने धीमे से कहा। तू तो शहर में खुश था, यहां क्यों लौट आया? अम्मा की याद सताती थी। बाबा, अर्जुन ने जवाब दिया, और ये घर भी तो हमारा है, खाली पड़ा था। सोचा कुछ मरम्मत करा दूं। रघुनाथ की सांसें भारी थी। उन्होंने दीवार की ओर इशारा किया। मरम्मत तो कर ले, पर नीचे वाले तहखाने को मत छेड़ना। अर्जुन ठिठक गया। तहखाना? वहां तो सालों से कोई गया ही नहीं। बस मत जाना। बूढ़े ने आंखें मूंद ली। रात उतर चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थी, सिर्फ पत्तों के सरसराने की आवाज। अर्जुन अपने कमरे में लेटा छत को देख रहा था, जब अचानक उसे नीचे से हल्की सी आहट सुनाई दी, कुछ जैसे फर्श के नीचे से खुरचने की आवाज। उसने लालटेन उठाई और नीचे की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। उसके कदमों की ध्वनि जैसे किसी और की चाल के साथ गूंज रही थी। भूतल पर पहुंचा तो दीवार के पास फर्श में हल्का दरारनुमा निशान दिखा। वहीं से आवाज आ रही थी। अर्जुन झुककर देखता है। लकड़ी के तख्तों में बीच का हिस्सा थोड़ा धंसा हुआ था। अचानक एक झोंका चला और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में किसी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तू लौट आया। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं था। उसने माचिस जलाई, पर हवा में अजीब सी गंध फैली, सड़ी मिट्टी और लोहे जैसी। वो जल्दी से ऊपर लौट आया। बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद गायब थी। मन में वही शब्द गूंजते रहे, तू लौट आया। सुबह होते ही वो सीधे पंडित हरिराम के घर पहुंचा। पंडित दरवाजे पर तुलसी में जल चढ़ा रहे थे। अर्जुन ने कहा, पंडित जी, इस घर के नीचे क्या है? हरिराम ने बिना पलके झपकाए उसे देखा। तूने सुना है ना? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। पंडित ने गहरी सांस ली। तेरे बाबा ने जो किया उसका असर आज तक नहीं गया बेटा। क्या किया था मेरे बाबा ने? पंडित ने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन न ले। तेरे बाबा ने धरती से सोना निकाला था, लेकिन वो सोना इंसान का नहीं था,
अर्जुन हंसा। पंडित जी, आप भी ना, ऐसी बातें बस कहानियों में होती हैं। पंडित ने सख्त स्वर में कहा, यह गावी तो कहानी है अर्जुन। यहां की मिट्टी जिंदा है, जो भी इसे खोदता है वो मिट्टी बन जाता है। अर्जुन कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर चुपचाप चला गया। रात फिर आई। उस रात जब अर्जुन अपने कमरे में था तो उसने एक बार फिर वही आहट सुनी, इस बार ज्यादा साफ, जैसे कोई नीचे से लकड़ी खुरच रहा हो। वो कांप गया, पर साहस जुटाकर लालटेन उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरा। फर्श का वही हिस्सा अब उभरा हुआ था, जैसे अंदर से किसी ने उसे धकेला हो। अर्जुन ने तख्त हटाया। नीचे अंधेरा था, लेकिन हल्की मिट्टी की गंध के साथ साथ उसे किसी चीज की चमक दिखी। सोने का टुकड़ा, बिल्कुल वैसा जैसा उसने बचपन में पिता की अलमारी में देखा था। पर उस सोने के टुकड़े से खून रिस रहा था। वो पीछे हटा, तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत छू उस सोने को, वो तेरा नहीं है। अर्जुन घूम गया। सीढ़ियों के ऊपर उसके पिता खड़े थे, कांपते हुए, आंखें लाल। अर्जुन ने देखा, उसके पिता रघुनाथ सीढ़ियों पर खड़े थे। आंखों में पागलपन झलक रहा था। बाबा, ये क्या है? अर्जुन कांपती आवाज में बोला। रघुनाथ ने धीमे कदमों से नीचे आते हुए कहा, मैंने तुझे मना किया था अर्जुन, नीचे मत जाना, उस मिट्टी को मत छेड़ना। उनकी सांसें हाँफ रही थी। अर्जुन ने सोने का टुकड़ा दिखाया। ये तो सोना है ना? रघुनाथ ने आंखें बंद की। नहीं बेटा, ये सोना नहीं है, ये लालच का रूप है जो हमारी नसों में जहर बनकर दौड़ गया। रघुनाथ वहीं बैठ गए और उनकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। तेरे दादा के जमाने की बात है, जब ब्रिटिश राज खत्म होने को था। गांव के पास पहाड़ी की तलहटी में खुदाई हुई थी। लोग कहते थे वहां देवी का खजाना छिपा है। तेरे दादा कुछ मजदूरों के साथ आधी रात को खुदाई करने पहुंचे। उन्होंने जमीन से कुछ सोने जैसे टुकड़े निकाले, पर उसी वक्त धरती कांपी। रघुनाथ की आंखें नम हो गई। उनके साथ गए मजदूर वही धंस गए। सिर्फ तेरे दादा लौटे, और लौटते वक्त उनके पैरों में मिट्टी नहीं, खून चिपका था। उस रात से गांव की मिट्टी बदल गई। किसी के खेतों में कुछ नहीं उगता, बच्चे बीमार पड़ते और घरों में अजीब साए घूमते। लोग कहते थे देवी ने नहीं, धरती तले वालों ने बदला लिया। धरती तले वाले कौन? अर्जुन ने पूछा। रघुनाथ ने दीवार की ओर इशारा किया। वो जो इस मिट्टी के नीचे सोते हैं, न इंसान है न देवता, वे बस भूख है जो सोने से बंधी है। अर्जुन सन्न रह गया। अगली सुबह गांव में अजीब चुप्पी थी। पंडित हरिराम का घर खुला पड़ा था, लेकिन अंदर कोई नहीं। आंगन में मिट्टी में खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से धरती खोदी हो। अर्जुन ने आवाज लगाई, पंडित जी, पर जवाब में सिर्फ हवा की फुसफुसाहट आई। मत खोजो, मत पुकारो। वो भागता हुआ वापस घर पहुंचा। रघुनाथ अपने कमरे में नहीं थे। कमरे के कोने में जमीन पर कुछ लिखा था, धरती मां को मत जगाना। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने लालटेन उठाई और तहखाने की ओर बढ़ा। फर्श के नीचे खुला रास्ता अब पूरी तरह उघड़ चुका था। अर्जुन ने लालटेन नीचे झुकाई। नीचे मिट्टी की सुरंग थी, सांप की तरह मुड़ी तुड़ी। वो सावधानी से नीचे उतरा। जितना अंदर जाता गया, हवा भारी होती गई। दीवारों पर काई थी और कहीं कहीं सुनहरे चमकते धब्बे, जैसे सोने की नसें धरती में बिछी हों। वो झुककर एक को छूने ही वाला था कि मिट्टी हिली। नीचे से एक हाथ निकला, सड़ा हुआ पर सोने की चमक से लिपटा। अर्जुन चीख उठा। वो भागने लगा, पर आवाज आई, हम भूखे हैं। कई हाथ बाहर निकलने लगे, मिट्टी में से, दीवारों से, फर्श से। हर हाथ में सोने की परत चढ़ी थी।
पर उनकी उंगलियां इंसानी नहीं थी। वे लंबी, टेढ़ी और मिट्टी से रिश्ते खून में सनी थी। हमें वापस दे दे, आवाजें गूंज उठीं। अर्जुन किसी तरह ऊपर भाग कर आया, फर्श बंद किया और गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में सिर्फ वो हाथ, वो सोने से लिपटे हुए हाथ। रात गहराती गई, बाहर बारिश शुरू हो गई थी। अर्जुन ने देखा कमरे के कोनों से मिट्टी झरने लगी है, जैसे दीवारें पिघल रही हों। वो बाहर भागा, पर हवेली के चारों ओर घनी धुंध थी। हर तरफ सन्नाटा, सिवाय एक आवाज के, लौटा दे जो उनका है, नहीं तो मिट्टी ले लेगी तुझे भी। अर्जुन के कानों में घंटियां बजने लगी। उसने पंडित के शब्द याद किए, जो धरती खोदता है वही मिट्टी बन जाता है। वो नीचे भागा, वही सोने का टुकड़ा उठाया और घर के बाहर पुराने बरगद के नीचे रख दिया। तभी बिजली चमकी और उसने देखा बरगद के नीचे मिट्टी फटी और उस दरार से सोना खुद खींचा गया, जैसे धरती ने उसे निगल लिया। अर्जुन की आंखें फटी रह गई। बरगद की जड़ें हिली और एक पल को ऐसा लगा मानो धरती ने सांस ली। सुबह हुई तो आसमान साफ था। गांव में लंबे समय बाद चिड़ियों की आवाज आई। लोग कहते थे अमावस्या खत्म हुई, सब सामान्य है। पर अर्जुन जानता था कुछ सामान्य नहीं हुआ, क्योंकि रात में उसने अपने पिता को देखा था। बरगद की जड़ों में आधा धंसा हुआ, सोने में लिपटा शरीर, और उनकी आंखें अब भी खुली थी। अर्जुन बरगद के सामने खड़ा था। सुबह की धूप अब पहाड़ियों पर फैल चुकी थी, पर उसके मन में रात की ठंडक अब भी बैठी थी। उसकी आंखों में अपने पिता की आधी दब चुकी देह की झलक बार बार घूम रही थी। वो बुरी तरह कांपते हुए घर लौटा। दरवाजा अब अधखुला था। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त। दीवारों पर मिट्टी के छींटे, फर्श पर सोने की धूल और हवा में किसी जली हुई चीज की गंध। अर्जुन ने थरथराते हाथों से लालटेन उठाई। तभी दीवार के कोने से एक परछाई सरकर गुजरी। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट, हरिराम, हरिराम। अर्जुन दौड़ पड़ा। देवलगंज का मंदिर गांव के एक सिरे पर था, जहां आज तक कोई अमावस्या की रात नहीं जाता। कहा जाता था कि वहां देवी की मूर्ति नहीं, धरती का मुंह है। मंदिर में पहुंचा तो दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर पंडित हरिराम खड़े थे, मिट्टी से सने कपड़े, आंखें लाल और होठों पर बुदबुदाहट। पंडित जी, अर्जुन चिल्लाया। हरिराम धीरे से उसकी ओर मुड़े। सब खत्म नहीं हुआ अर्जुन। जो गया वो लौटेगा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, मेरे बाबा? वो क्यों? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उसने देवी की कोख से सोना चुराया था। वो सोना नहीं था अर्जुन, वो जीवित रक्त था। देवी की कोख से निकली धरती अब मां नहीं रही। वो भूख है, और भूख को सिर्फ बलि से ही शांत किया जा सकता है। अर्जुन पीछे हट गया। बलि? किसकी? हरिराम मुस्कुराए। उसकी, जो लौट कर आया है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आपका मतलब? मुझसे? हरिराम ने सिर हिलाया। तू अपने पिता की संतान है। उनका अधूरा पाप पूरा करना अब तेरी नियति है। अर्जुन भागकर मंदिर से बाहर निकला, पर बाहर का रास्ता अब धुंध में घिर चुका था। गांव की गलियां पहचान से बाहर थी। हर मोड़ पर वही चेहरा, वही दीवार, वही घर, जैसे गांव किसी चक्रव्यूह में बदल गया हो। उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई चल रहा हो। धीमे, भारी कदमों की थाप, जो मिट्टी के भीतर गूंज रही थी। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा, लेकिन हवेली अब वैसी नहीं थी। दरवाजे पर मिट्टी के धब्बे नहीं, सोने की चमक थी। हर दीवार पर सोने की पतली परत उगाई थी, जैसे घर भी जिंदा हो। कमरे के भीतर उसने देखा,
उसके पिता का शरीर अब पूरी तरह गायब था। बस जमीन पर एक सुनहरी आकृति उभर आई थी, मानो किसी ने शरीर को गलाकर धातु बना दिया हो। अर्जुन की चीख गूंज उठी, पर उसके कानों में किसी और की आवाज गूंजी, भाग मत अर्जुन, मां ने तुझे चुना है। वो आवाज उसके अपने अंदर से आ रही थी। अर्जुन को लगा वो होश खो रहा है। वो भागते हुए तहखाने में गया, जहां सोने की नसें अब पूरी तरह जिंदा लग रही थी। वे हल्का हल्का हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। उसने एक छड़ी उठाकर जोर से मारा। मिट्टी फटी और भीतर से एक चेहरा झांका। वही चेहरा, उसके पिता का, पर अब आंखों की जगह सोना था। बाबा, चेहरे ने फुसफुसाया, तू देर कर चुका है अर्जुन, अब वे तुझ में प्रवेश करेंगे। अर्जुन पीछे हटने लगा, पर तहखाने की मिट्टी हिली और उसके पैरों को पकड़ लिया। मिट्टी ठंडी थी, पर उसमें हल्की धड़कन महसूस हुई, जैसे कोई दिल धरती के भीतर धड़क रहा हो। वो चीखते हुए ऊपर भागा, पर दरवाजा बंद था। हवा भारी हो गई, लालटेन बुझ गई। अंधेरे में किसी ने कहा, अब तू भी देवलगंज की कोक का हिस्सा है। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जब उन्होंने अंदर झांका तो कमरा खाली था। फर्श के बीचों बीच एक नया ताबीज रखा था और मिट्टी में कुछ शब्द खुदे हुए थे। मां ने लिया जो उसका था। उस दिन के बाद से हवेली फिर कभी नहीं खुली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब हवेली के नीचे सोना नहीं, सांसें हैं। जो भी उस घर के पास जाता, उसे धरती से आती धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। लौटा दे जो उनका है। देवलगंज की हवेली अब वीरान थी। गांव वाले कई दिन तक उसके दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बरगद के नीचे मिट्टी अब सख्त थी, जैसे किसी ने भीतर कुछ दफना दिया हो। लेकिन एक रात आसमान में बिना किसी वजह के बिजली चमकी और हवेली के भीतर एक दीपक अपने आप जल उठा। वहीं गांव से कई मील दूर शहर के एक पुराने संग्रहालय में काम करने वाला विनय नाम का आदमी किसी पुरानी फाइल की जांच कर रहा था। उसे एक दस्तावेज मिला, देवलगंज भूमि उत्खनन रिपोर्ट 1959। रिपोर्ट में लिखा था, स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव की मिट्टी में सोना है। खुदाई की अनुमति दी गई। तीसरे दिन 3 मजदूर जमीन में धंस गए। खुदाई रुकवा दी गई। गांव को शापित क्षेत्र घोषित किया गया। विनय ने हैरान होकर सोचा, 1959, पर यह तो किसी इतिहास में दर्ज ही नहीं। उसने आगे पढ़ा। आखिरी गवाह हरिराम शास्त्री। बयान, धरती सो रही है, अगर कोई उसे जगाएगा तो सोना खून बन जाएगा। विनय ने ठंडी सांस ली। धरती सो रही है, उसने बुदबुदाया। उसे लगा जैसे कहीं से मिट्टी की गंध आ रही हो। अगले दिन विनय देवलगंज पहुंचा, एक शोध परियोजना के तहत। गांव लगभग खाली था। सिर्फ 2-3 बूढ़े लोग बचे थे, जिन्होंने हवेली की दिशा देखने से भी इनकार कर दिया। एक ने कहा, मत जा बेटा, जो गया वो लौटा नहीं। विनय मुस्कराया, मैं वैज्ञानिक हूं, मुझे डर नहीं लगता। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, विज्ञान का यहां कोई काम नहीं, यहां तो धरती खुद जिंदा है। विनय ने कैमरा और उपकरण लिए और हवेली में दाखिल हुआ। अंदर वही पुराना सन्नाटा, वही सूखी हवा। कमरे की दीवारों पर सोने की परत अब भी थी, पर अब वो हल्की हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। वो तहखाने तक पहुंचा। नीचे उतरते ही मिट्टी की नमी और धड़कन महसूस हुई। वहां दीवारों पर उभरी आकृतियां अब पूरी तरह स्पष्ट थी, दर्जनों चेहरों जैसी। हर चेहरे पर वही भाव, दर्द और भूख। विनय ने टॉर्च लगाई और देखा। दीवार पर उभरा एक चेहरा अर्जुन का था। आंखें खुली थी, पर सोने से जमी हुई।
चेहरे के नीचे मिट्टी पर कुछ खुदा था। मैं लौटा, पर धरती ने मुझे रख लिया। विनय के हाथ कांप गए। वो पीछे हटा, पर तभी दीवार से मिट्टी झरने लगी। धीरे धीरे एक रास्ता खुलने लगा, अंधेरा, गीला और सांसों से भरा। वो एक कदम अंदर गया, तभी दीवारों ने जैसे उसे निगल लिया। बाहर सिर्फ उसकी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। कुछ महीने बाद सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, देवलगंज गांव को भूमि धंसाव क्षेत्र घोषित किया गया। हवेली पूरी तरह ध्वस्त। अभियान रद्द किया गया, पर गांव के बच्चों का कहना था, बरसात की रातों में जब जमीन से भाप उठती है तो मिट्टी में से किसी की आवाज आती है। हम भूखे नहीं रहे। बरसों बाद उसी संग्रहालय में एक नई प्रदर्शनी लगी, अदृश्य सभ्यताओं के रहस्य। उसमें एक कांच के केस में रखी थी सोने की बनी एक छोटी मूर्ति। नीचे पट्टिका पर लिखा था, अज्ञात स्रोत, देवलगंज, उत्तर भारत। मूर्ति का चेहरा साफ था। वो अर्जुन का था। आंखें अब भी खुली थी। और हर रात जब सुरक्षा गार्ड अकेला घूमता तो उसे लगता मूर्ति की आंखें उसके पीछे घूमती है और मिट्टी की हल्की सी गंध हवा में तैरती है। देवलगंज का नाम अब नक्शे से मिटा दिया गया है, पर कहा जाता है जहां वो गांव था वहां की मिट्टी अब भी गर्म रहती है और कभी कभी उसमें सोने की हल्की चमक दिखती है।